फ्रेंड्स, हम राजन कुमार और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही कम समय में शुरू से अंत तक समझते हुए रिवाइज कर लेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा और जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनका बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो अब देखिए, ध्यान से समझिए। हुआ क्या, ये चैप्टर का अपना नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? देश प्रेम। जैसे कि क्या, ये जो अपना प्यारा देश भारत है, ये हमारा देश है, हम सब इस देश के नागरिक हैं और इस देश पर अगर कोई अटैक करता है, हमला करता है, तो वो हम सब का दुश्मन है। लेकिन जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम बना था, उस समय इस भावना का अभाव था। मतलब कि क्या, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना यानी भारतीयों में देश प्रेम का अभाव था, जिस वजह से हम सभी क्या, अंग्रेजों के गुलाम बने। समझिए कैसे, ध्यान दीजिए। हुआ ये था कि जैसे यहाँ दिल्ली है और मान लिया जाए इधर राजस्थान है, तो जो राजस्थान पे अगर अंग्रेज अटैक करता था तो दिल्ली वाले राजा को क्या लगता था, ये तो राजस्थान पे ना अटैक किया, हमको क्या मतलब है। और जब दिल्ली पे अटैक होता था तो राजस्थान वाले राजा को क्या लगता था, वो तो दिल्ली पे ना अटैक हुआ, हमको उससे क्या मतलब है। मतलब कि क्या, लोगों में एकता का अभाव था, जिस वजह से अंग्रेज आए और यहाँ पे राज कर लिए। अभाव किस चीज का था? एकता का। एकता कैसे आएगी? राष्ट्रवाद से। जब देश प्रेम ही नहीं रहेगा तो एकता कहां से रहेगा? तो लोगों में ये देश प्रेम की भावना उस समय थी ही नहीं। जो राजा है, जितना सा एरिया है, लगे बस उतना सा ही मेरा देश है। राजस्थान का राजा है तो उसको लगे बस इतना सा ही मेरा देश है। दिल्ली का राजा है तो उसको लगे बस इतना सा ही मेरा देश है। जिस वजह से क्या, अंग्रेज आया और हम सबको गुलाम बनाया। तो कैसे फिर भारतीयों में इस देश प्रेम की भावना पुनः आई? कैसे भारत में राष्ट्रवाद की भावना आई? लोगों को लगा भाई ये पूरा देश हम लोगों का है। इस देश पे अगर कोई अटैक करता है, चाहे कश्मीर पे अटैक करे या केरल में अटैक करे या बिहार में अटैक करे, ये हम लोगों पे अटैक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ये देश है। ये भावना कैसे आई भारत में? अब पढ़ते हैं, देखिए। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारत में राष्ट्रवाद के क्या सब उदय के कारण थे? अब देखिए, अंग्रेज कुछ नियम लाया, कुछ खराब नियम, खराब सिस्टम लाया, जिस वजह से भारतीयों को ये लगने लगा कि ये अंग्रेज हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। हम लोग को एक होकर के, हम लोग को राष्ट्रवाद की भावना दिल में अपना करके, देश प्रेम की भावना दिल में अपना करके और अंग्रेजों को भगाना है। क्यों? कि अंग्रेज हम सबको क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। हमको भगाना है अंग्रेज को। अब देखिए ये भावना कैसे आई, पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अंग्रेज कुछ गलत नियम लाया था, कुछ ऐसा सिस्टम लाया था जिस वजह से लोग परेशान हुए थे। देखिए वो सिस्टम क्या, देखिए कुछ कारण क्या था देशवाद, देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने का। देखिए क्या, एक था राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। अब इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाते हैं। देखिए वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 1878 ईस्वी को अंग्रेजों ने एक नियम लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या कहा गया, कोई भी अखबार को जो अंग्रेज है, अंग्रेजी सरकार है, वे बिना अदालत में ले जाए क्या कर लेगा, उस जो अखबार कंपनी है भारतीय भाषा का, उसको क्या कर लेगा, बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये खराब है। बिना इसे मुकदमा किए, बिना अदालत इसको ले जाए, बिना अदालत से पूछे, तो कितना गलत नियम था। इससे क्या, लोगों को बहुत खराब फील हुआ, लगा कि भाई ये अंग्रेज हम लोग के साथ जुल्म कर रहा है। फिर और क्या हुआ, एक रॉलेट एक्ट लाया 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने। ये रॉलेट एक्ट क्या था, किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकता था। मतलब कि बिना बताए आपको अरेस्ट कर लेगा। अब आप सोचिए भाई, हमको पता ही नहीं हमको क्यों अरेस्ट कर रहा है, अरेस्ट कर लेगा। और क्या, कितने भी समय तक रख सकता था बिना कारण बताए, बिना न्यायालय से पूछे, अदालत से पूछे। तो लोगों को लग गया ये अंग्रेज बहुत जुल्म कर रहा है हम लोगों पे, हम लोगों को होना हो, एक होना चाहिए। और क्या देखिए अंग्रेज किया, फिर देखिए किसानों पर भारी कर। अंग्रेजों ने बहुत अधिक टैक्स लगाया था किसानों पर। अब बेचारे किसान गरीब, खाने के लिए है नहीं, टैक्स कहाँ से देगा? जितना अनाज हो नहीं रहा, उसका बहुत बड़ा एरिया क्या कर रहा है, अंग्रेज खुद लेके चले जा रहा है। इससे भी दिक्कत हुआ भारतीयों में। भारत में असंतोष की भावना फैली कि अंग्रेज हम लोग को लूटने के लिए ही आया है, हम लोगों को एक होना होगा। फिर देखिए भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रतिबंध। मतलब कि क्या,
भारत का कोई व्यापारी भारत से कपड़ा बना करके अगर इंग्लैंड ले जाए बेचने के लिए, उसको बहुत दिक्कत परेशानी देता था। मतलब बेचारा वो बेच ना सके तो बहुत दिक्कत परेशानी दे रहा है, बहुत नियम कानून दे रहा है, जिससे कि यहाँ के व्यापारी गरीब रह जाए। और जो अंग्रेज था वो इंग्लैंड से कपड़ा बना करके भारत आराम से बेच लेता था। मतलब इंग्लैंड में कपड़ा बना है, भारत में आकर आराम से बेच ले, लेकिन भारतीय आदमी यहाँ से कपड़ा बना करके इंग्लैंड में जाके नहीं बेच सकता था। ऐसा नियम बनाया था, जिससे भी लोग दुखी हुए। फिर उसके बाद देखिए क्या, रेलगाड़ी होटलों में दुर्व्यवहार। जो रेलगाड़ी था, होटल था, जहाँ वहाँ जो अच्छा अच्छा सीट था, अच्छा प्लेसेस था, वहां पे भारतीय नहीं बैठ सकता था। वो लिख देता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हेयर, और अगर कोई बैठ गया तो उसको पीटता था। अगर इंडियन बैठ गया वहां पे भारतीय लोग तो अंग्रेज उसको पीटता था। देखिए लिखा क्या था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब क्या, भारतीय को कंपेयर कर रहा है कुत्तों से, जबकि बताइए देश हम ही लोग का है। तो लोगों को लगा भाई देखो अंग्रेज तो हम लोग को कुत्ता बोल रहा है, अंग्रेज तो हम लोग पे अत्याचार कर रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। लोगों में महसूस होने लगा, ये लोगों को ऐसा फील होने लगा। उसके बाद फिर देखिए क्या, आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड में होना। मतलब अगर उस समय जो भी बड़े ऑफिसर थे वही बड़े ऑफिसर बन सकते थे जो कि आईसीएस की परीक्षा पास करते। तो आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, अगर भारतीय को मन में इच्छा हो कि भाई हमको भी अधिकारी बनना, ऑफिसर बनना है बड़ा, तो आईसीएस की परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा यहाँ करवाता ही नहीं था, करवाता था कहाँ, इंग्लैंड में। जिससे कि भारतीय वहां जा नहीं पाएगा, भारतीय को पैसा रहेगा तब ना, और कितना दिक्कत होगा इंग्लैंड जाने में जब भारत में उतना दिक्कत दे रहा है वो। जिससे कि क्या, भारतीय स्टूडेंट वहां जा नहीं पाते थे। लेकिन अगर कोई चले गए, परीक्षा दे गए, पास कर गए, तो उसको भी क्या, गलत सलत आरोप लगा करके निकाल देता था सर्विस से, ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर नहीं रहने देता था। देखिए कैसे, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, प्रथम आईसीएस थे। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, ये बन तो गए आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विसेज चले तो गए, बड़े पोस्ट पे चले तो गए, लेकिन अंग्रेज क्या किया, उसको कोई से कोई आरोप लगा के इनको हटा दिया। इससे भी लोगों को बहुत खराब लगा, ये तो भारतीय छात्रों के साथ भी अन्याय हो रहा है, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और उसके बाद फिर देखिए क्या, बंगाल विभाजन 1905। मतलब क्या, बंगाल का विभाजन किया अंग्रेज लोग कब, 1905 ईस्वी में। मतलब जो बंगाल था, एक साइड बोला पूर्वी बंगाल हो गया, ये एक साइड हो गया पूर्वी बंगाल, एक साइड क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल। एक साइड मुसलमानों का, एक साइड हिंदुओं का, जिससे कि क्या, हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हो जाए। लेकिन हिंदू मुस्लिम जो भारतीय थे वो सब इस बात को अब समझ चुके थे। अब उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी धीरे धीरे कि भाई ये ना अंग्रेज गलत कर रहा है, हम बोल रहे हैं देश को आजाद करो, तो ये बंगाल को कर रहा है पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, हो ना हो अंग्रेज क्या हम लोगों में झगड़ा लगाना चाह रहा है। इस वजह से भी लोगों में और राष्ट्रवाद की भावना आई कि नहीं हम लोग को ये कराना, देखो ये तो तोड़ना चाह रहा है हम लोगों को। फिर देखिए उसके बाद राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां आदि ने धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, राजा राम मोहन राय जी हुए, सर सैयद अहमद खां जी, इन्होंने क्या बोला, भाई धर्म हम लोग का अच्छा आदमी बनाता है, धर्म हम लोग को बोलता है मिलजुल के रहने के लिए, मेल भाव से रहने के लिए, इस बात का प्रचार किया। और जो धर्म में कुरीति आ गई थी, जैसे कि क्या, पहले क्या होता था, भारत में सती प्रथा शुरू हो गई थी। अगर कोई महिला का पति मर जाए तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके उसके पति के साथ जला दिया जाता था। कितना गलत बात है बताइए, ये होता था। फिर उसके बाद क्या, जो भारत में जो मुस्लिम लड़कियां थी, जो लड़कियां थी, उन सबको क्या, ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता था। तो सर सैयद अहमद खां जी जैसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने कहा नहीं भाई, देश की जो आबादी है, जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी लगभग क्या है, लड़कियों की। अगर लड़की ठीक से नहीं पढ़ेगी तो देश का आधा आदमी मूर्ख रहेगा। जिस देश का आधा आदमी मूर्ख रहेगा वो देश कभी जीत पाएगा किसी से। सोचिए कोई देश है उसका आधा आदमी बेवकूफ अगर हो, अनपढ़ हो, तो वो कभी जीत ही नहीं सकता है देश। इसलिए इन सभी महान लोगों ने क्या, धार्मिक कुरीति को दूर किया और लोगों को एक किया। अब फिर देखिए क्या, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में और खत्म हुआ था 1918 में। हुआ ये था कि बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे थे, जिसमें कि क्या, इंग्लैंड भी लड़ रहा था जर्मनी से। अब जो इंग्लैंड है वो लड़ रहा था जर्मनी से, तो लड़ने के लिए चाहिए पैसा, तो इंग्लैंड वाला क्या दिमाग लगाया, अधिक टैक्स वसूले। मतलब कि क्या, जो भारतीय लोग हैं, जो इंडियंस है, उससे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला अंग्रेज लोग लड़ने के लिए। बताइए लड़ रहा है वो, पैसा देंगे हम लोग, इतना अधिक टैक्स वसूला भारत से कि भारतीय लोग गरीब हो गए, भारतीय लोग परेशान हो गए पूरा। लड़ रहा है वो,
टैक्स भरना पड़ रहा है हम लोगों को। इससे लोगों को लगा भाई गलत हो रहा है, अब तो क्या करें, अब तो अंग्रेज को कैसे भगाएं, नहीं तो ये जीना मुश्किल कर देगा हम लोगों का। तो उसी बीच में देश के बहुत महान व्यक्ति महात्मा गांधी जी राजनीति में आए, भारतीय राजनीति में इनकी एंट्री हुई। अब देखिए समझिए हुआ क्या। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी हुआ। ये था बिहार में एक जगह है चंपारण, तो बिहार वाले जो इलाका है वहां पे अंग्रेजों ने एक नियम क्या लगाया जिसका नाम था 3 कठिया प्रणाली। उसमें क्या होता था, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से आपको 3 कट्ठा जमीन पर क्या करना होगा, नील का खेती करना होगा, नील का, इंडिगो का खेती करना होगा। अब इंडियन को ये लग रहा था नील का खेती करने में दिक्कत क्या था कि जिस जगह पे नील की खेती होती थी उस जगह पे उपज कम हो जाता था, मतलब ज्यादा अनाज उस जगह नहीं उपजता था, एक कारण। दूसरा क्या, अगर नील का खेती कर रहा है तो उसमें एक दिक्कत है, अगर कोई नहीं खरीदा तो नील खा भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम आलू लगाते या गेहूं लगाते, कोई नहीं खरीदेगा तो आलू खा लेंगे, कोई नहीं खरीदेगा खाली चावल भी खा के जीवन चल सकता है, लेकिन नील खा के तो जीवन नहीं चल सकता है। तो भारतीय लोग बोला भाई अंग्रेज आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तब गांधी जी को बुलाए। चंपारण में राजकुमार शुक्ल जी के नाम के एक किसान थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया चंपारण, और महात्मा गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह क्या, सत्य के साथ आग्रह किया अंग्रेजों के, सत्य के साथ उसको बोला कि भाई आप हटाइए इस नियम को, इससे भारतीय लोग परेशान हो रहे हैं, सब किसान दिक्कत में जा रहे हैं। और अंग्रेजों को बात मानना पड़ा और उन्होंने ये सिस्टम खत्म किया अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद क्या, खेरा आंदोलन किया गांधी जी ने। खेरा आंदोलन किया 1918 ईस्वी में। खेरा एक जगह है गुजरात में जहां पे खेती ठीक से नहीं हुई थी, अत्यधिक बारिश के कारण खेत पूरा बर्बाद हो गया था, और अंग्रेज पहुंच गया था क्या, किसानों से टैक्स वसूलने के लिए। अब बेचारा जो किसान है इनसे जो टैक्स की मांग कर रहा है अंग्रेज, वो कहां से देगा टैक्स, टैक्स जो है कहां से देगा अंग्रेज को, भारतीय लोग। अंग्रेज बोल रहा है क्या कि टैक्स दो हमको, जो खेरा के किसान है अंग्रेज बोल रहा है कि तुम लोग हमको टैक्स दो, जबकि खेरा के किसान का पूरा फसल बर्बाद हो चुका है, क्यों, अत्यधिक बारिश हो गई थी। तो बात मानने को तैयार नहीं था अंग्रेज लोग, टैक्स मांगे जा रहा था। तो फिर गांधी जी आए खेरा में 1918 ईस्वी में, वो आंदोलन शुरू किए कि भाई वहां भी सत्याग्रह से झगड़ा नहीं करते थे गांधी, सत्याग्रह से अपना तख्ती ले लिए हैं। या जाके क्या सत्याग्रह क्या था, या तो तख्ती पे लिख दिए हमारी मांग पूरी करो, सब लोग मिलके एकदम बैठे हुए ऑफिसर के ऑफिस के आगे में, अपने उसको खराब लगता था और फिर वो बात मानता था। यहाँ भी वही हुआ, खेरा में क्या हुआ, बात माना अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने माना कि भाई सही बात है, ये तो बात तो ठीक ही बोल रहा है, जब है ही नहीं खेत तो टैक्स कहाँ से देगा, जब खेत ही बर्बाद हो गया टैक्स कहाँ से देगा, तो बात मान लिया। ये खेरा आंदोलन में ही सफल हो गया। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन क्या था, इसमें गांधी जी ने कहा था कि कोई आदमी अंग्रेज को सहयोग मत करो। कैसे न करो सहयोग, जो ड्राइवर है अंग्रेज का, ड्राइवर वाला काम नहीं करने के लिए जाओ, जो टीचर है स्कूल में पढ़ाना छोड़ दो, जो स्टूडेंट है पढ़ना छोड़ दो, अपने पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जब अंग्रेजों का कोई गाड़ी ही नहीं चलाएगा, अंग्रेजों के यहाँ कोई काम करने ही नहीं जाएगा, स्कूल कॉलेज सब में कोई आदमी ही नहीं रहेगा, अदालत में वकील ही नहीं जाएगा, तो फिर काम कैसे होगा। अंग्रेज तो कम ही संख्या में ना भारत में थे, ज्यादा तो भारतीय लोग ही थे, तो मैक्सिमम लोग जब काम करने नहीं जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो अपने अंग्रेज को भागना पड़ेगा। तो बहुत अंग्रेज इस आंदोलन से परेशान भी हुआ था। ये आंदोलन क्यों गांधी जी शुरू किए थे, इसलिए क्योंकि जलियाई वाला बाग एक जगह है पंजाब में, वहां पे अंग्रेज आया एक अधिकारी, वहां पे लोग विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट का वहां पे अंग्रेज के विरुद्ध भारतीय लोग विरोध कर रहे थे। इस जगह पे जलियाई वाला बाग जगह पे अंग्रेज आया, सबको ताबड़तोड़ गोली मारा, सबको गोली मार मार के लगभग 2000 आदमी को मार दिया वहां। अब सोचिए 2000 आदमी कितना आदमी होता, लगभग उतना आदमी को मार दिया था अंग्रेज लोग। और क्या असहयोग आंदोलन गांधी जी क्यों किए थे, एक तो ये वजह था जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा क्या जगह था वजह था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, मुसलमान के बहुत बड़े धार्मिक नेता जो थे, धर्म के सबसे बड़े नेता मुसलमान में वो थे खलीफा। खलीफा को अंग्रेज लोग क्या बहुत परेशान कर रहा था। तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी क्या कर रहे थे, 1919 ईस्वी में इस चीज का विरोध कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। भाई क्यों आप खलीफा को परेशान कर रहे हैं, मेरे खलीफा को क्यों परेशान कर रहे हैं, ये मुस्लिम समाज के लोग अंग्रेज को बोल रहे थे। और 1919 में ही देखिए अंग्रेज लोग मार दिया पंजाब में बहुत सारे लोगों को,
भारतीय लोगों को, जिस वजह से क्या गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया 1920 में कि भाई सब लोग काम छोड़ दो अंग्रेज का, अपने भागेगा अंग्रेज तक। फिर देखिए क्या, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? विनय के साथ शांतिपूर्वक तरीके से हम आपका बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, हम आपका बातें नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत गलत बात बोलते हैं। अब देखिए कैसे, क्योंकि आप गलत नियम लगाते हैं, गलत बात बोलते हैं, इसलिए हम आपका बात नहीं मानेंगे। यह आंदोलन शुरू किए कौन? गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में क्यों किए? समझिए ध्यान से। हुआ ये था कि भारत में नमक कानून लगाया था अंग्रेज। नमक कानून में क्या था कि जो नमक है उसमें बहुत अधिक टैक्स लगा हुआ है और आप है ना अपने से नमक नहीं बना सकते हैं। अब बताइए, मेरे बगल में समंदर है तो सिंपल है, समंदर में समुद्र का पानी उबालिए तो नमक बन जाएगा। अब गरीब आदमी खाने के लिए नहीं है तो नमक रोटी भी खा लेगा। लेकिन अंग्रेज क्या बोला? नहीं, तुम अपने से नमक नहीं बना सकता, नमक कानून है। तो गांधी जी क्या किए? इस चीज का विरोध किया। दांडी एक जगह है गुजरात में, वहां गांधी जी गए, अपने से नमक लिए, समंदर का पानी लिए, नमक बना दिए, है ना। बोले जाओ, आपका बात नहीं मानेंगे, आप इतना गलत बात बोलते हैं, इसलिए आपका बात नहीं मानेंगे, ये तो अत्याचार है साहब। तो यही हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन होने का एक वजह और भी था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत आया था। साइमन कमीशन क्या था? एक टीम था ऑफिसर का जो कि भारत आया था। भारत में क्या सुधार होना चाहिए, भारत में संवैधानिक क्या सुधार होना चाहिए, भारत में क्या नियम बनना चाहिए, ये बनाने के लिए आया था साइमन कमीशन। एक पूरा टोली आया था ऑफिसर का, और उसमें कोई एक भी भारतीय ने भारत का अच्छा करने के लिए आया है, और भारत का एक आदमी ही नहीं। बताइए कि कैसा खराब अच्छा करेगा वो अच्छा करेगा कभी? भारतीय आदमी ही न है, सब अंग्रेज। भारत का क्या अच्छा करेगा? इतना दिन से बर्बाद कर रहा था, अब क्या अच्छा करेगा? तो गांधी जी को इस बात से गुस्सा उठा, नमक कानून से गुस्सा उठा, साइमन कमीशन वाली बात से गुस्सा उठा, और गांधी जी ने 1930 ईस्वी में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी शुरू किए 1942 ईस्वी में। इसमें गांधी जी डायरेक्ट बोले भाई तुम भारत छोड़ो अब अंग्रेज लोग, है ना। क्यों भारत छोड़ो? क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। मतलब कि क्या, फिर से बहुत सारे देश आपस में लड़ना शुरू कर दिए थे। तो भारत बोल रहा था हमको नहीं लड़ना है, लेकिन क्या अंग्रेज जो है, चूंकि वो भारत का मालिक बन बैठा था, भारत का सरदार बन के बैठ गया था, वो क्या कर रहा था अंग्रेज, वो लोग भारत को जबरदस्ती युद्ध में झोंक दिया। मतलब कि क्या, वो लोग अनाउंस कर दिया हाँ भारत भी युद्ध में शामिल है, क्योंकि वो तो मालिक बना हुआ है अंग्रेज भारत का। तो जो मन सो अनाउंसमेंट कर दिया, अनाउंस कर दिया भारत भी शामिल है द्वितीय विश्व युद्ध में। गांधी जी बोल रहे हैं आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, देश हम लोग का, युद्ध में आप करवाइएगा। तो 1942 ईस्वी में गांधी जी क्या किए? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए 1942 ईस्वी में कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। हमारा देश, हम ही से कुछ नहीं पूछते हैं, किसानों पर अत्याचार करते हैं, छात्रों पर अत्याचार करते हैं, सब लोग को परेशान करके रख दिए हैं, व्यापारी को परेशान करके रखे हुए हैं। तो इस बात से देश के सभी महान लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इस बात को पूरे देश में पहुंचाया। सब लोग इस चीज को महसूस किए कि भाई ये बहुत अत्याचार हो रहा है। ये तभी अत्याचार खत्म होगा जब हम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आएगी। तो लोगों में फिर राष्ट्रवाद की भावना आई, देश प्रेम की भावना आई, और इन सब जो गलत नियम की वजह से जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, और उसके बाद भारतीय लोगों ने जो प्रयास किया देश को आजाद करने का बहुत सारे आंदोलन के जरिए, उसका परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अपना प्यारा भारत आजाद हो गया। तो उम्मीद है आप पूरी बात समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।